अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर, और अगर आप भी फ़िज़िक्स सीखना चाहते हैं विद कॉन्सेप्ट और बहुत ही आसानी के साथ, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है जी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड ईयर फिजिक्स से ये है और चैप्टर है जी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बच्चों, इससे पहले आप ये फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में, लेकिन आपने ये फोर्स किस पे कैलकुलेट की थी? एक कंडक्टर पे। जब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट भी फ्लो कर रहा हो, उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स हमारे पास कुछ यूं थी, F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। आई यहाँ पर करंट है, ठीक है जी, एल क्रॉस बी। बच्चों, करंट जो होता है असल में क्या होता है, अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें तो करंट असल में फ्लो ऑफ चार्जेस, ये हम कहते हैं कि जी टी टाइम में किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम करंट कहते हैं। इसका मतलब है कि करंट असल में फ्लो ऑफ चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स हम कहते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स असल में किस पर लगा रही होती है? वो उन चार्जेस पर लगा रही होती है जिनके फ्लो करने से वहाँ पर कंडक्टर में करंट पैदा होता है। इसका मतलब है कि असल में तो ये फोर्स जो लगा रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो इन चार्जेस के ऊपर लगा रही है या इन चार्ज कैरियर्स के ऊपर लगा रही है, ठीक है। तो हम भी यही करने जा रहे हैं। आज हम ये फोर्स निकालेंगे इन चार्ज कैरियर्स के ऊपर, और फिर एक सिंगल चार्ज कैरियर के ऊपर या एक सिंगल चार्ज के ऊपर भी कैलकुलेट करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जब एक प्रोटॉन एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर कितनी फोर्स लगती है और किस एंगल से एंटर होगा तो फोर्स कैसे बदलेगी। ये सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। तो शुरू हम इसी इक्वेशन से करेंगे जो कि हम पिछले टॉपिक में ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है जी। अब इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन के अंदर आप इसको अगर नाम देना चाहें तो आप इसे नाम दे लें इक्वेशन 1। इस इक्वेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है करंट। अब हमें पता है कि जो करंट है दैट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि डेल क्यू ओवर डेल टी। तो अगर हम करंट कैलकुलेट कर लें और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी इन चार्ज कैरियर्स के ऊपर या एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर। इसका मतलब है कि ये डेरिवेशन हमने करनी है। ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमें करंट की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकाल के बस यहाँ पर पुट कर देनी है। तो चलें, करंट निकालने के लिए फिर हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? एक तो हमारे पास चार्ज होना चाहिए और दूसरा हमारे पास टाइम। अब देखें, उसके लिए मैंने क्या किया, पूरी वायर तो मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, मैंने उस वायर का एक सेगमेंट, एक हिस्सा ले लिया है जिस हिस्से की लेंथ क्या है L और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A, और उसको मैंने एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है जिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ये अपवर्ड नज़र आ रही है। अंदर आपको ये चार्ज पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे होंगे जो कि मूव कर रहे हैं। इस कंडक्टर का ये एंड A है और ये एंड B है। तो एंड A से ये एंटर होते हैं और T टाइम में या डेल T टाइम में ये एंड B पे पहुंच जाते हैं। तो मैं यहाँ से करंट निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास ये चार्ज की वैल्यू हो, जितना इस हिस्से में चार्ज टोटल मौजूद है, और उसके साथ मेरे पास टाइम हो, तो मेरे लिए करंट निकालना आसान हो जाएगा। अब चार्ज मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, अब इसके अंदर कितने चार्ज कैरियर्स हैं। लेट्स सपोज कि इसके अंदर जो है वो n चार्ज कैरियर्स हैं। n चार्ज कैरियर्स इसके अंदर मौजूद हैं और हर चार्ज कैरियर के ऊपर लेट्स सपोज कि Q चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं N और Q को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल चार्ज आ सकता है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे N कैलकुलेट करना है। अब N कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जी एक टर्म, नंबर डेंसिटी जो है हमारे पास वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। और ये चार्ज डेंसिटी या नंबर डेंसिटी जो है हमारे पास, इसको मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू n और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को ज़रा मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि वॉल्यूम और वेलोसिटी जो है वो मिक्स ना हो जाए। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर देखें, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है और इसकी लेंथ L है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वॉल्यूम जो आ रहा है वो AL आ रहा है। तो ये मेरे पास आ गया जी वॉल्यूम। लेकिन मुझे यहाँ से क्या चाहिए? मुझे चाहिए नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स, यानी कि इसमें कितने चार्ज कैरियर्स हैं। तो यहाँ से अगर मैं n निकालना चाहूँ तो A और L डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास इस इतने से हिस्से में जो टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है? स्मॉल n, A और L। अब मुझे चाहिए चार्ज, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इतने से हिस्से में क्या है? अब देखें, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स
मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन ईच, हर चार्ज कैरियर के ऊपर जितना चार्ज है उसको हम टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कैपिटल N है उसकी वैल्यू हमने निकाली है NaL, और Q क्या है, चार्ज ऑन अ सिंगल चार्ज कैरियर, तो Q को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी टोटल चार्ज जो इस हिस्से में हमारे पास मौजूद है। और हम कह रहे हैं कि ये चार्ज एंड ए से एंटर हुआ और एंड बी से बाहर निकला है, कितने टाइम में, T टाइम में। तो यहाँ पर एक करंट सेटअप हो गया है I। तो हमने डेल Q कैलकुलेट करना था और टाइम कैलकुलेट करना था। डेल Q तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब ज़रा हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि S इज़ इक्वल टू VT, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डेल S कर दूं तो ये V डेल T हो जाएगा। अब देखिए चार्ज कैरियर्स हमने कहा यहाँ से एंटर होते हैं एंड A से और एंड B तक जब पहुँचते हैं तो टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं L। इसका मतलब है कि ये जो डेल S है इसको हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर L। सो L इज़ इक्वल टू V डेल T, और यहाँ से अगर मुझे डेल T कैलकुलेट करना है तो ये V मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ कि टाइम मेरे पास बराबर आ गया L ओवर V। अब देखिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी करंट निकालने के लिए, एक तो हमें चार्ज चाहिए था और एक हमें टाइम चाहिए था ताकि हम यहाँ पर पुट कर सकें। दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी। हमारे पास जो करंट है दैट इज़ इक्वल टू डेल Q, वो हमारे पास क्या आया है NaLQ डिवाइडेड बाय हमारे पास है जी टाइम, और टाइम हमने क्या निकाला है L ओवर V, तो ये V यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा L से L, और हमारे पास जो करंट आ गया दैट इज़ इक्वल टू NaQ और V। यहाँ पर V को मैं स्मॉल लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी है इन चार्ज कैरियर्स की जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, और कैपिटल V जो है वो वॉल्यूम है। सो मैंने कहा था कि हम सिंपली करंट की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास फोर्स आ जाएगी। तो चलें अब हम करते हैं पुट I इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो फोर्स हमारे पास क्या आ गई, फोर्स इज इक्वल टू I की जगह आएगा NaQV इंटू L क्रॉस B। तो ये हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली है किसके ऊपर, चार्ज कैरियर्स के ऊपर जो लग रही है। अब हम इस फोर्स को पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर एक सिंगल चार्ज कैरियर के ऊपर फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक टर्म नज़र आ रही है, ये देखें जी V और L, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी V और L। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास V है और L एक वेक्टर है। जब किसी वेक्टर को सिंप्लीफाई किया जाता है तो उसको हम लिखते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर गौर करें, अगर मैं L यूनिट वेक्टर बनाऊंगा तो L यूनिट वेक्टर इस लेंथ के अक्रॉस यानी कि इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये मेरे पास सेगमेंट है, तो ये L यूनिट वेक्टर है। अब अगर आप चार्ज पार्टिकल्स पर गौर करें या चार्ज कैरियर्स पर गौर करें तो वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं वेलोसिटी के लिए भी कोई यूनिट वेक्टर बनाऊंगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर मेरे पास दो ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, चूंकि इन दोनों का सेम है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, उसका भी 1 है, इसका भी 1 है, L का भी 1 है, V का भी 1 और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये डेफिनेशन बन जाती है इक्वल वेक्टर्स की। इसका मतलब है कि L और V जो है ये इक्वल वेक्टर हैं। तो जहां पर आपको ये L यूनिट वेक्टर नज़र आ रहा है, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं किसके साथ, V यूनिट वेक्टर के साथ। अब मैं ज़रा इसको एक और तरीके से लिखता हूं, ये L जो है इसको मैं ज़रा साइड पे लिख देता हूं और इस V और V यूनिट वेक्टर को अगर इकट्ठा लिख दूं तो ये देखें ये एक वेक्टर की डेफिनेशन बन गई। ये V मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी वेक्टर का और ये क्या है, ये उसका यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर। इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूं V वेक्टर इंटू L। यहाँ पर मेरे पास है VL। अब यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में रिप्लेस करता हूँ। इस इक्वेशन को आप नाम दे लें इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन की जो नई फॉर्म हमारे पास आ जाएगी दैट इज़ F इज़ इक्वल टू, ये देखें ये जो NaQ है ये तो वैसे ही रहेगा NaQ और यहाँ पर आ जाएगा L इंटू V
क्रॉस बी। लें बच्चों, ये हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली है और ये फोर्स हमने कैलकुलेट की है जितने भी हमारे पास चार्ज कैरियर्स यहाँ पर मौजूद हैं उन सब के ऊपर ये फोर्स हमने लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं किसी एक सिंगल चार्ज कैरियर में। तो एक सिंगल चार्ज कैरियर के लिए इस फोर्स को हमने नाम दिया है FL। स्टार्ट से ही इस फोर्स का नाम जो है यहाँ पर L मिसिंग था तो उसको ऐड कर लें। अगर हम एक सिंगल चार्ज कैरियर पर फोर्स निकालना चाहेंगे तो ये जो टोटल चार्ज कैरियर्स के लिए आपने फोर्स निकाली है इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हमारे पास कैपिटल N है और कैपिटल N की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, दैट इज इक्वल टू NaL। तो यहाँ पर आ जाएगा जी NaL। अब F की वैल्यू यहाँ से आप ले सकते हैं NaLQ इंटू V क्रॉस B और इसको हम डिवाइड कर देंगे NaL के साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ गया Q इंटू V क्रॉस B। तो ये हमने फोर्स निकाल ली है एक सिंगल चार्ज कैरियर के ऊपर, एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर जिसके ऊपर चार्ज है। इसका मतलब है कि अगर कोई चार्ज कैरियर यानी कि कोई ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, चाहे वो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर जब हमने ये फोर्स कैलकुलेट की है तो हमने एक वायर सेगमेंट लिया, वहाँ पर चार्जेस को लिया, उन पर फोर्स निकाली, फिर उससे हमने एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकाली। तो इससे बच्चों के ज़हन में ये बात जा सकती है कि इसका मतलब है कि चार्ज कैरियर्स जो हैं वो वायर्स में मौजूद होना उनका ज़रूरी है। देखिए, ये हमने तरीका इस्तेमाल ज़रूर किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा कोई वायर ही होगी। अगर आपके पास इसके अलावा भी कहीं पर कोई चार्ज पार्टिकल मौजूद है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस वायर से बाहर भी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस पर फोर्स कैलकुलेट करने का जो एक्सप्रेशन है वो यही है। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक जनरल एक्सप्रेशन है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो सिंगल है, ठीक है, या वो किसी के साथ अटैच है, आइसोलेटेड है, या किसी के साथ अटैच है, किसी वायर में है या किसी वायर के बाहर है। अब बात कर लेते हैं जी इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की, जहां से MCQs निकलेंगे और साथ साथ इसकी डायरेक्शन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो F इज इक्वल टू QVB इंटू साइन ऑफ थीटा। ये मैंने इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रही है। अब देखें, फोर्स यहाँ से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी और फोर्स मिनिमम कब होगी। देखें, ये एंगल थीटा, अब हमें पता है कि थीटा अगर 90 होगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और अगर थीटा 0 होगा तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि एक चार्ज पार्टिकल जब इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, ये उसकी वेलोसिटी है। अगर उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बनता है तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी। लेकिन यही चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से एंटर होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होती है, यानी कि एंगल 0 बनता है, तो उस वक्त उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो भी 0 होती है। इसका मतलब है कि यहाँ से MCQs बन सकता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि साइन 0 पर भी 0 है और साइन 180 पर भी 0 है। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब उसका एंगल 90 बन रहा होगा। लेकिन 0 और 90 के दरमियान कोई और भी एंगल होगा तो भी फोर्स उस पर लगेगी, लेकिन वो फोर्स 90 डिग्री वाले एंगल से क्या होगी, कम होगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी। तो ये तो बात होगी इसकी मैग्नीट्यूड की। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि F इज़ इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है जी। अब देखें, इसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे निकाल सकते हैं, सिंपल भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर V और B का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो भी क्वांटिटी आती है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जहाँ पर वो दोनों मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि V से B की तरफ अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूँ और थंब को ऐसे सीधा कर लूँ तो जहाँ मेरा थंब है वहाँ मेरी फोर्स की डायरेक्शन होगी, जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे चार्ज पार्टिकल्स जा रहे हैं, ये उनकी वेलोसिटी है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप यहाँ पर V क्रॉस B करेंगे, इसको x एक्सिस मान लें, इसको y मान लें, तो V क्रॉस B करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन V और B दोनों के नॉर्मल होगी, यानी कि ये Z एक्सिस में होगी, फोर्स इस तरह से लगेगी। तो आप सिंपली ये जो कर्ल वाला रूल है इससे भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल से भी निकाल
निकाल सकते हैं और लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यही फोर्स हम निकालते हैं एक प्रोटॉन के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जी बच्चों, तो आखिर में हम ये फोर्स निकालने वाले हैं पॉजिटिव चार्ज पे और नेगेटिव चार्ज पे। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने यहाँ पर लिया है प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन लिया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम डायरेक्शन निकालते हैं तो क्यू का जो साइन है वो चेंज हो सकता है, लिहाजा डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकती है। तो आइए देखते हैं जी। अब जैसा कि आपको पता है कि प्रोटॉन के लिए जो चार्ज है वो हमारे पास प्लस ई होता है, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ पर आपको क्यू नज़र आ रहा है वहाँ पर हम ई पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल आएगा फोर्स ऑन प्रोटॉन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए हम Q की जगह माइनस ई पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स निकल आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखें, प्रोटॉन के लिए जब आप फोर्स निकालते हैं तो यहाँ पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर नेगेटिव है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन भी फोर्स की चेंज होगी, मैग्नीट्यूड नहीं लेकिन डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो आइए देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर इस तरह से हो रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नॉर्मल है और इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही एंटर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये V है और ये B है, अगर मैं V क्रॉस B करूँ तो ये डायरेक्शन बनती है। अब ये जो डायरेक्शन बनती है ये किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसका मतलब है कि प्रोटॉन जो है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन के लिए यही डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है तो वही डायरेक्शन अगर इसके लिए अपवर्ड है, ये देखें V क्रॉस B, अगर अपवर्ड है तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी सजेशंस के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि हम इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।